नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहादुराबाद दौरा। पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव ने किया स्वागत। छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए योग को सराहा। देहरादून में पीएम मोदी की रैली से पहले कोरोना को लेकर भाजपा मुस्तैद। भाजपा कार्यालय में सभी पदाधिकारियों का कराया गया कोरोना टेस्ट। रैली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अल्मोड़ा दौरा। खूंट में जनसभा को संबोधित कर साधा भाजपा पर निशाना। कहा 16 दिसंबर को राहुल गांधी करेंगे देहरादून में जनसभा को संबोधित। उत्तराखंड में आप पार्टी ने किया चुनावी प्रचार अभियान तेज। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने हल्द्वानी में की जनसभा को संबोधित। दिल्ली मॉडल का किया गया बखान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। मतदान में युवाओं की भागीदारी को लेकर लोगों से की अपील। चलिए अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित पतंजलि योगपीठ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने परिसर में योग सीख रहे छात्र छात्राओं के माध्यम से योग का प्रदर्शन देखा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए सन्यासियों को योद्धा बताया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में हम योग को आगे ले जाने का काम करेंगे, जिसका कार्य स्वामी रामदेव के नेतृत्व में होगा। तो वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि देश की 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, जो देश में विश्व कीर्तिमान बनेगा। बीमारियों ने जो देश में त्राहिमाम मचा रखा है, उसका उपचार योग के माध्यम से किया जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माण के लिए हमारे योद्धा, सन्यासी और सचमुच में जिन्होंने केवल देश में नहीं दुनिया में क्रांति की है, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, वो अद्भुत है। आज हमने जहां 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जो आजादी के 75वें वर्ष में होंगे, उसका वर्चुअली महाराज जी के साथ शुभारंभ किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं स्वयं ये महसूस करता हूं कि योग की शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि का, आत्मा का विकास करेगी। तो ये योग की शिक्षा सच में ऐसे व्यक्ति निर्माण करेगी जो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने वाले होंगे। तो योग की शिक्षा को मध्य प्रदेश में देने का अभियान चलाया जाएगा। योग आयोग का हम गठन करेंगे और ऐसे श्रेष्ठ संत और सन्यासी जो पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में वो काम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रदेश भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। मैं आभारी हूँ स्वामी। महोत्सव पर 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का भी शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी योगी, योद्धा, कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उसका शुभारंभ किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व कीर्तिमान बनेगा और मध्य प्रदेश में
अब आंशिक रूप से योग शिक्षा को लेकर के टुकड़ों टुकड़ों में उसको लागू करने को लेकर के पूरे देश में प्रयास हो रहे थे, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योग को व्यापक रूप से शिक्षा का अंग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना के लिए प्रतिबद्धता यहाँ से अभिव्यक्त की है और वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान और एकात्म मानववाद का जो एक दर्शन दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उसके संदर्भ में आज जो प्रबोधन दिया, सच में आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज से पूरे संसार में जो एक कोहराम मचा है, त्राहिमाम मचा है, तो रोगों से, सब प्रकार के नशा से, सब प्रकार की हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार और संसार के तमाम तरह के जो दुख दारिद्र्य हैं, उनका समाधान हमारे सांस्कृतिक सत्यों में सन्निहित है। उस पर जो प्रबोधन दिया उससे हम अभिभूत हैं और ऐसे योग धर्म, अध्यात्म धर्म के साथ अपने शासक धर्म, अपने राज धर्म और राष्ट्र धर्म को निभाने वाले मुख्यमंत्री पर पूरा राष्ट्र गौरव करता है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं पतंजलि योगपीठ में आदरणीय मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी के संगठन से लेकर सरकार तक के सभी नेता इस रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड भी मोदी की रैली के लिए सज चुका है और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रैली को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ डीएम साहब लगातार अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं कि कल की जो रैली है उसमें किस तरह की तैयारी की जाए। लगातार डीएम साहब की तरफ से मीटिंग चल रही है। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे सारे लोग लगे हुए हैं कि कल की जो रैली हो वो सफल हो। साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा को दिखाने की कोशिश करें कि जो सामने मैदान है, हम स्टेज पर मौजूद हैं, कुर्सियाँ सज चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को आने के लिए कुर्सियां सज चुकी हैं, लोग आएंगे, बैठेंगे। आगे जो है खाली जगह है, मीडिया के लिए भी जगह फिक्स कर दी गई है और जो अनुमान है बीजेपी के अनुसार, उनका कहना है कि 1 लाख लोग इस रैली में आएंगे। तो उसके लिए पूरी तैयारियां चाक चौबंद में सारे लोग लगे हुए हैं, जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से ये भी कहेंगे कि वो दूर तक दिखाएं माइकों का कितना बड़ा जाल लगा हुआ है जगह जगह पर, वो सारा। साथ ही बीजेपी के प्रधानमंत्री के बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी कल की रैली की तैयारी को लेकर के जोर शोर से काम में लगे हुए हैं। साथ ही मैं बात करूं तो ये वही स्टेज है जिस स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, एवन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रैलियां तेज कर दी है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार काफी एहतियात बरत रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री की रैली से पहले देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में सभी पदाधिकारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव रैली में शामिल न हो सके। इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सांसद और विधायक शामिल होंगे। और अभी जो हमारी टीम है, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, सीएमओ की तरफ से हमारी जो टीम है वो अभी यहाँ आज बीजेपी कार्यालय में आरटी-पीसीआर कर रही है। तो ये जो भी आज हम कर रहे हैं, तो ये 4 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसी कार्यक्रम में जो आने वाले जो सभी लोग हैं उनका आरटी-पीसीआर की जांच होनी बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल शिद्दत से जुटे हैं, इसलिए बूथ लेवल तक फोकस किया जा रहा है। यहां ग्राम सभा चौरा में भाजपा पार्षद कैलाश भट्ट ने कई लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो वैसे तो पूरे प्रदेश में बड़ा मुकाबला 2 राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रदेश की द्वारहाट सीट प्रदेश की उन चंद सीटों में शुमार है जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी राष्ट्रीय दलों को कड़ी टक्कर दे सकता है, जिसके लिए भाजपा ने अब पूरी तरह टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 कैलाश भट्ट जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने खंडन किया। उनका कहना है कि हरक सिंह रावत प्रदेश के कद्दावर नेता और मंत्री हैं और सरकार और पार्टी के लगातार उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, वे पार्टी को नहीं छोड़ सकते। यशपाल आर्य ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने को लेकर नाम लिए बगैर कहना है कि कुछ लोग राजनीति को तलाशने के लिए पंछी बनकर डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं और अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं। सिंह रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं और वो छोटे छोटे लोभ लालच के लिए वो दल बदलने का काम कभी नहीं कर सकते। वो बहुत एक महान व्यक्ति हैं। वो तो कोई नहीं, देखिए भाई साहब, जो राष्ट्रवाद के लिए, देश की सेवा करने के लिए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए वो आज लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग निजी लोभ लालच के लिए आए, उनको लगता है कि नहीं यहाँ दाल नहीं गल रही है, हम अपने बेटा बेटियों को स्थापित नहीं कर पा गए, कोई दिक्कत है। मेरी जानकारी में नहीं है, ये उनका ये विशेष बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि अल्मोड़ा विधानसभा के खूट से कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूका। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अब तीसरे चरण में 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में एक बड़ी जनसभा करेंगे जो कि ऐतिहासिक होगी। हरीश रावत जिंदाबाद बोल कांग्रेसी हल्ला बोल, अरे बोल कांग्रेसी हल्ला बोल। हमारा सघन चुनाव प्रचार भी है और संपर्क भी है और इसके बाद अभी हम परिवर्तन यात्रा का तीसरा दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरी समझ से 6-7 तारीख के आसपास से प्रारंभ करेंगे ताकि सब लोगों तक पहुंचा जाए। और 16 तारीख को हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेता हम सबकी भविष्य के संबल राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया है और मुझे उम्मीद है कि वो देहरादून में 16 तारीख को, जिस दिन विधानसभा चुनावों में बदलाव की राजनीति जोर देते हुए आप पार्टी ने जहां उत्तराखंड में अपना चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया, तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल को देखते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को पसंद किए जाने लगा है और जनता इसे तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। उनका कहना था कि उत्तराखंड में केवल मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और 21 सालों में मुख्यमंत्री भाजपा कांग्रेस की नूरा कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी के लिए राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों का अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें की शक्ल में और आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प उत्तराखंड के लोगों के सामने है, जिसको वो सब लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं और जो विकास का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है। आम आदमी पार्टी को लेकर तीसरा विकल्प लोगों के सामने। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने प्रेस को संबोधित किया। साथ ही आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। आम जनता भी बदलाव का मन अब बना चुकी है और हम युवाओं को रोजगार पलायन रोकने जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए इनकी घोषणाएं क्या होती हैं और क्या धरातल पर आती हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम जो घोषणा करेंगे, हम जनता की उन आवश्यकताओं को और उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे जिनको लेके जनता परेशान है और उन पर हम लड़ते भी रहे हैं। शासन में आएंगे तो उनको तुरंत लागू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने नैतिक निर्वाचन के संबंध में कर्मचारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्वीप के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को निर्वाचन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मतदान में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि 30 नवंबर तक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराएं।
पीसीआई की तरफ से चलाया जा रहा था। जनपद के सभी तहसीलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल फॉर्म जो रिसीव हुए हैं 30 तारीख तक, वो 13,716 फॉर्म हमारे जनपद में अभी रिसीव हुए हैं। और जिसमें से फॉर्म 6 जो है, जिसमें नए मतदाता जोड़ने के लिए, नाम चढ़ाने के लिए फॉर्म रिसीव किया जाता है, वो 8,846 फॉर्म अभी अल्मोड़ा जनपद में रिसीव हुए हैं। अभी भी मेरा ये अनुरोध है सभी लोगों से जो छूट गए हैं, विशेष रूप से जो पहली बार जो यंग मतदाता हैं, जो 18 साल के। उत्तराखंड के मंगलौर में ठंड ने धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे बनाए हैं, जिससे कड़कड़ाटी से ठंड में बेघरों को आसरा मिल सके। रैन बसेरों में रजाई, गद्दों और खाने तक का इंतजाम किया गया है, लेकिन देवभूमि का प्रदेश द्वार कहे जाने वाले मंगलौर में अभी तक कोई भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया। इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। साथ ही इसी बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रैन बसेरे बनाकर लोगों की मदद करने की अपील की। ये टेंडर हमने किए हैं और शायद 8 या 9 तारीख में वो टेंडर खुलेंगे मोहल्ला के स्थान में। पूर्व में बस अड्डे पर भी हमारा प्लान था, पर वहाँ परिवहन विभाग की कुछ आपत्ति थी, इसलिए वहाँ पे हम नहीं कर पा रहे। तो टेंडर किया है, कोशिश करेंगे कि ये समय रहते ही वो तैयार हो जाए, और नहीं हो पाता है तो इस मध्य कुछ टेम्परेरी व्यवस्था भी कराएंगे हमारे नगर पालिका को। हरिद्वार से नजीबाबाद हाईवे स्थित लालढांग मीठीबेरी मार्ग पर जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला, जिसके बाद कई इलाकों में हड़कंप मच गया। साथ ही सड़क पर आधा घंटे तक वाहनों की रफ्तार थमसी गई। साथ ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। गनीमत इसमें यह रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई। अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच ने बगवाल का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। मौके पर अग्नि की पूजा की गई और इस पर्व में बनने वाले पकवान, पकौड़ी और चूड़ा से आहुति दी गई, जिसके बाद कार्यक्रम में जमकर लोक नृत्य किए गए। साथ ही महिलाओं व पुरुषों की टोली ने जमकर तांदी व रासो नृत्य किया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत। हम ये जो बगवाल में मनाया जा रहा है, ये जौनपुर की हमारी एक परंपरा, पुरानी जो परंपरा है, पुरानी दिवाली के नाम से, पुरानी जो दिवाली के नाम से इसको जाना जाता है। और हम लोगों का ये प्रयास है, और ये पहली बार हमने मसूरी में, हमारी समिति ने ये पहली बार एक मसूरी में हमने एक आयोजन किया है। और आयोजन के तहत हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं और बोली भाषा है, परंपराएं हैं, हमारा जो पारंपरिक जो नृत्य है, और जो पुराने जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपरा से हटते हुए जा रहे हैं। और जो पलायन हो रहा है उसको बचाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, और अपनी परंपराओं को, अपनी परंपरा को, अपनी वेशभूषा को, अपनी क्या बोलते हैं संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमने ये, हमारा ये समिति का एक प्रयास है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके का हर प्रतिवर्ष इस तरीके का बगवाल का आयोजन किया जाए। सरिता रावत। आजकल का जैसे रहन सहन हो गया है, उसके आधार पे अब ज़्यादातर लोग गाँवों से शहरों की तरफ आने लगे हैं। तो अगर हम शहरों में आए तो बच्चों को शायद हमारे कल्चर के बारे में पता नहीं है। तो अगर जो ये यहाँ पर ये इस बार हमारी पुरानी बगवाली जो बगवाली के नाम से प्रसिद्ध है वो मनाई गई है, तो इससे कम से कम ये है कि बच्चों को अगर हम गाँव जा भी नहीं पाते हैं तो उन्हें हमारी इस दिवाली जो हम गाँव में मनाते हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। और आज यहाँ सब हम एकत्र हुए, तो चाहे हम शहरों में भी रहते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ ये हमारे गांव के हैं, नहीं तो शहरों में रह के भी हम लोग अनजान हो गए हैं। इस तरह से अगर दिवाली में हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरे से अपने सुख दुख अपना परिचय दे पाएंगे। चाहे गांव में ना भी रह रहे हों लेकिन शहरों में हमारी जो पहचान है वो गाँव से ही है। इसलिए यहाँ पर जो ये व्यवस्था की गई है इससे हमें आज बहुत खुशी हुई है। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपस में जो नाच गाने की व्यवस्था की गई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।